नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वार्ता में। मैं अमितानंद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी आदिकालीन प्रश्नोत्तरी की अगली श्रृंखला। अब यह श्रृंखला धीरे धीरे हमारी 25 प्रश्नों की बजाय अब 50 की होने लगी है। धीरे धीरे हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के अपनी प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न क्या है? बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? बीसल देव रासो की नायिका खूब पूछा जाता है, कई कई बार पूछा जाता है। पिछली कक्षा में भी यह प्रश्न आया था। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो गया था राजवती और राजमती में लेकर के, लेकिन ये सही आंसर होगा राजमती। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? क्या है प्रश्न समझिए। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान स्वरूप, वर्तमान का मतलब हो गया मानक हिंदी, ठीक, और मानक मतलब खड़ी बोली। मानक हिंदी क्या है हमारी? खड़ी बोली। तो आदिकाल में खड़ी बोली कौन बोलता था? तो ये देखिए आपका आंसर क्या हो गया, अमीर खुसरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? ठीक है, क्या पूछा गया है? पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस तो सभी को पता है क्या है, वीर और श्रृंगार रस, विभत्स और श्रृंगार रस, वीर और शांत रस, श्रृंगार और भयानक रस, रौद्र और श्रृंगार रस। तो क्या होगा, वीर और श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? अर्थात हिंदी काव्यधारा के लेखक पूछा गया है, लेकिन भाषा शब्दावली को घुमा दिया है, इसलिए हमें समझने में दिक्कत हो सकती है। तो क्या होगा, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी या बागची, डॉक्टर हरमन याकोबी, पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो कौन होगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें, यानी कि इनमें किस कवि में हुआ? ठीक है, तो क्या जायसी में हठयोग मिलता है? बिल्कुल भी नहीं, कट हो जाएगा। क्या तुलसी में है? बिल्कुल भी नहीं। कबीर में, यस कबीर में मिलता है, देवसेन में भी नहीं। कबीर के यहाँ हठयोग हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? कबीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन उद्भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? यानी कि यह कथन किसका है? पहले देखिए कथन क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थिति, यानी कि बौद्ध धर्म जो बदल रहा था उसकी नवीन भावनाओं की सृष्टि हुई और फिर सिद्ध साहित्य आता है। तो यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त या मिश्र बंधु। तो बताएं किसका है यह कथन? यह कथन है राम कुमार वर्मा का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? देखिए मैंने अपनी ऑफलाइन कक्षा में बताया भी है आप सभी लोगों को कि प्रामाणिक मानने वाले, अप्रामाणिक मानने वाले और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान जो है अलग अलग हैं। और यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि किसने प्रामाणिक माना है, किसने अर्ध प्रामाणिक माना है, और किसने पूरी तरीके से अप्रामाणिक माना है। जैसे आचार्य शुक्ल मानते हैं कि पूरा का पूरा ग्रंथ ही जाली है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रामाणिक मानने वाले किसने प्रामाणिक माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास, कर्नल टाट, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। ठीक है, तो किसने माना है? तो सबसे पहले इसको प्रामाणिकता जो है इसकी मानने वाले विद्वान आते हैं, वो आते हैं कर्नल टाट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भरतेश और बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य है, रासु साहित्य का है, सिद्ध साहित्य का है या नाथ साहित्य का है? तो बताइए भरतेश और बाहुबली रास किस साहित्य का ग्रंथ है? तो भरतेश और बाहुबली रास जैन साहित्य की या जैन धारा का
ग्रंथ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? शिलांकित यानी शिलाधन अंकित, शिलाओं पर लिखी हुई, क्योंकि जैसे अशोक के स्तंभ हैं, बौद्ध स्तूप है, तो वो क्या है, एक पत्थर है, पत्थरों पर अंकित है। तो उसी प्रकार से इसे क्या कहा गया, जो शिला पर अंकित है उसे क्या कहा गया, शिलांकित। तो कौन सा है, वर्ण रत्नाकर, वसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राहुल वेल? तो कौन सा है यहाँ पर शिलांकित कृति है राहुल वेल। ठीक है। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, देखिए, दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, बिल्कुल है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ना 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 ना, अंतर तो है, बिल्कुल अलग अलग है। अगला देखते हैं, चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। ठीक है। अगला है, आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की, बिल्कुल की। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो गलत होगा वो गलत होगा बी, यानी कि हमें जो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो जब सही नहीं पूछा है तो हम लोग इसको टिक करेंगे ऑप्शन बी को, क्योंकि चर्या गीतों और दोहा कोशों की भाषा शैली में अंतर है एक। ठीक है। अगला प्रश्न, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूर्य की है, पाहुड़ दोहा राम सिंह का है, नेमिनाचर्यु हरिभद्र सूर्य का है, या भविष्यत कहा धनपाल का है? तो बताइए कौन विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ए विकल्प सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, जसहर चरित्र के लेखक हैं, कौन है? स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। तो कौन है जसहर चरित्र के लेखक? यहाँ पर आएंगे पुष्पदंत। अगला प्रश्न, दब्ब सहावपयास या दब्ब सहावपवास, दोनों अलग अलग मिलते हैं, नामक अपभ्रंश में निम्नलिखित ग्रंथ की रचना किसने की? यानी कि यह रचना क्या है, अपभ्रंश में। रचनाकार कौन है? आशगु, देवसेन, शालिभद्र सूरी या जिनधर्म सूरी। तो यहाँ पर कौन होंगे? दब्ब सहावपयास, देवसेन। अगला प्रश्न, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? परंपरागत प्रश्न लेकिन इम्पोर्टेंट। ठीक, 20, 12, 10 और 8। तो अलवारों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। ठीक है। कैमासवध, कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बताइए, बिशल देव रासो की है, परमाल रासो की है, पृथ्वीराज रासो की है या कुमान रासो की है? तो ये कैमासवध पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है, और ये कैमासवध आपके जो है नेट में लगा हुआ है। ठीक, नेट में। ठीक, इसलिए इम्पोर्टेंट रचना या इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौमचर्यु या ये चर्यु है, चरित्र नहीं, सही कर लेंगे, पौमचर्यु। ठीक है, तो कौन सा है रामचरित्र? तो स्वाभाविक सी बात है, ऑप्शन हमारा सी होगा, पौमचर्यु। अगला, अच्छा नंबरिंग गलत हो गया है, 15, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश और अवधि। तो अवधि तो बिल्कुल भी नहीं है, अपभ्रंश भी नहीं है, अपभ्रंश भी नहीं है, तो डिंगल और पिंगल में पूछा जाता है। हालांकि डिंगल और पिंगल हैं अपभ्रंश से ही प्रभावित, लेकिन राजस्थानी भाषा होने के नाते इनका एक अलग नामकरण किया गया है, डिंगल और पिंगल। वैसे देखा जाए तो पृथ्वीराज रासो डिंगल और पिंगल दोनों में मिलता है। जो भी युद्धों का वर्णन है वो डिंगल में है, और जो प्रेम का या श्रृंगार का वर्णन है वो पिंगल में मिलता है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पूछा गया है और आयोग के द्वारा इसका प्रमाणिक उत्तर दिया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पृथ्वीराज रासो की भाषा को यहाँ पर डिंगल माना गया है। ठीक है, कुछ विद्वान पिंगल भी मानते हैं, लेकिन चूंकि यह विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है और आयोग ने इसका उत्तर डिंगल माना है, इसलिए मैं इसे डिंगल ही सही कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए, राहुल वेल, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास। बताइए कौन सी रचना है जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है? तो कौन सी है? बीसल देव रासो। अगला प्रश्न क्या है? पंक्ति दी गई है, पंडिय सल सत्त बखाड़ई, देह ही बुद्ध बसंत न जाड़ई। यह किसकी काव्य पंक्ति है? विद्यापति, मुंज, पुष्य, सरहपाद। तो बताएं यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है सरहपा या सरहपाद। अगला प्रश्न, आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? बताएं। खुमान रासों में है, बीसल रासों में है, परमाल रासों में है या पृथ्वीराज रासों में है? बताइए और पहले बताएं, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो क्या है? परमाल रासों में, और इसे आल्हा खंड भी कहा जाता है, आल्हा खंड। एक प्रश्न और है कि यह कब गाया जाता है? ये किस ऋतु में गाया जाता है? हो सकता है आगे हो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, क्या? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? अर्थात डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति को, सरहपा को, अमीर खुसरो को या स्वयंभू को? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे माना है? स्वयंभू को। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, देखिएगा। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ये ऑप्शन दिए हैं हमें, इन्हीं में से तय करना है किसे माना जाता है। तो नेमिनाथ को, मत्स्येंद्रनाथ को, गोरखनाथ को या आदिनाथ को? तो नाथ साहित्य का आरंभ, प्रश्न देखिए, नाथ संप्रदाय नहीं पूछ रहा है, नाथ साहित्य पूछ रहा है। तो नाथ साहित्य का आरंभ किससे माना जाता है? तो नाथ साहित्य का आरंभ माना जाता है गोरखनाथ से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कामायनी को, पृथ्वीराज रासो को, खुमान रासो को या बीसल देव रासो को? तो स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वीराज रासो। एक प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? आप लोग कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बहुत प्रामाणिक पंक्ति है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। यह पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की। ठीक है, अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन पर कहते हैं यह बात। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन कंफ्यूज कर देता है, इसलिए इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। श्री सिंह, जय सिंह, कीर्ति सिंह और माधो सिंह। तो विद्यापति किसके दरबारी कवि हैं? तो विद्यापति हैं कीर्ति सिंह, और इन्हीं की प्रशंसा में इन्होंने लिखा कीर्ति लता। अगला प्रश्न है, इनमें सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ अर्थात जो सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं, सरहपाद, चरपटनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या कढ़ापा। तो कौन आते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, कौन आएगा? मत्स्येंद्रनाथ आते हैं या चरपटनाथ। देखिए, सरहपा तो हो गए, कढ़ापा भी हो गए, तो सिद्ध हो गए। अब नाथों और सिद्धों दोनों में आते हैं, कौन आते हैं बताइए आप? तो सरहपा। ठीक है, नाथ और सिद्ध दोनों में आते हैं। अगला है, देखिए आ गया प्रश्न, आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो भी पीछे हम लोग जान चुके हैं, तो दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम परंपरागत प्रश्न है। कौन होगा? परमाल रासो। कौन होगा? परमाल रासो। ठीक है, चलिए 25 प्रश्न हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर। चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज रासो के, पृथ्वीराज चौहान, राजा जय सिंह, खुमाल राजा या बीसल दो? क्योंकि पृथ्वीराज रासो इतना प्रचलित रचना हो गया है, पृथ्वीराज चौहान भी पृथ्वीराज
रासों में ही गिने जाने लगे हैं। चलिए, तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न कथन है, थोड़ा सा देखिए, इंपॉर्टेंट लग रहा है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे खाली स्थान कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? बताइए, इसमें रिक्त स्थान पूछा गया है, ये जो रिक्त स्थान दिया गया है, इस रिक्त स्थान में क्या होगा? चौपाई या चौपई, दोहा या दूहा, रासो या रासा, छप्पे। बताएं क्या होगा इसमें? जैसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे यानी उसके बाद चौपई या चौपाई कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए क्या होगा? दोहा या दूहा। ठीक, क्या होगा? दोहा या दूहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज विजय, इंपॉर्टेंट लगाइए, इंपॉर्टेंट लगाइए, तुरंत इंपॉर्टेंट लगाइए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक, क्या अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? सबसे पहले किसने इसको अप्रामाणिक माना? डॉक्टर बूलर, कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 28 नंबर का, क्या है आप लोग बताइए। सबसे पहले किसने माना? तो सबसे पहले मानते हैं डॉक्टर बूलर। अगला प्रश्न, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य, ठीक, और वही चंपू काव्य यहाँ पर मैं पहले उस समय बताने वाला भी था, लेकिन तो मुझे याद आया, मैंने प्रश्न भी रखा है। तो चंपू काव्य भी होगा हमारा राउल वेल, ठीक है, क्या होगा? और यही राउल वेल क्या है? पिछली हम पहले देख चुके हैं। तो यही राउल वेल क्या है? शिलांकित, क्या है? शिलांकित कृति, ठीक है ना? तो शिलांकित कृति है और चंपू काव्य है, आपको समझ में आ गया कौन है? राउल वेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बीसल देव रासो, वाह भाई वाह, बताएं किसकी रचना है बीसल देव रासो? नरपति नाल, सरायपात, सालभद्र सूर्य, अमीर खुसरो या विद्यापति, ठीक है? तो किसकी है? तो बीसल देव रासो को हम लोग मिला देते हैं नरपति नाल से। खालिक बारी, खालिक बारी हम लोग जानते हैं किसकी है? अमीर खुसरो की। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है? सालिभद्र सूर्य की। किसकी है? सालिभद्र सूर्य की। वही दोहा कोश, दोहा कोश सरहपात की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा सही होगा? पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी वाला। अगले प्रश्न की ओर। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है, बताएं गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? सभी लोग जानते हैं हठ योग साधना। अगला प्रश्न है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? विधा बतानी है। महाकाव्य है, सुभाषित संग्रह है, खंड काव्य है, या एकार्थ काव्य है? तो कौन सा है? सुभाषित संग्रह है। अगला प्रश्न, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है, फिर वही पुरानी हिंदी में परिणत हो गई है। तो पुरानी हिंदी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? सीधी बात ये पूछी जा रही है। तो सुनीत कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका उपनाम है। ग्रियर्सन या धीरेन्द्र वर्मा, तो इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज आसो में कितने समय हैं? इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, अब तो परंपरागत हो गया है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो 59,
79, 69, 89 कितने हुए बताएं। बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। तो कितने समय हैं, कितने हैं बताएं। 69 कितने, 69। ठीक है। यहाँ अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है। पौंचर्यु, भविष्यत कहा, पाहुड़ दोहा, चित्रावली। बताएं कौन सा होगा इसमें। चित्रावली अपभ्रंश की रचना नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, विशुद्ध चरितावली, विशुद्ध चरितावली यानी जीवन चरित का लेखक कौन है। माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। बताएं विशुद्ध चरितावली के लेखक कौन है। तो माधव प्रसाद मिश्र हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आदिकाल में एक ऐसे भी विद्वान हैं जिनके बहुत सारे लगभग 16 नाम उपनाम मिलते हैं। ठीक है। कवि, नव कवि शेखर, खेलन कवि, है ना, इस तरीके के हैं। स्वयंभू, चंद्रबरदाई, विद्यापति या जगनिक। बताइए कौन है। राजशेखर की कवि से उपाधित कौन है, विद्यापति। ठीक है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए कैसे घुमा के पूछ दिया है कि आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। क्या है, सामाजिक चेतना नहीं, आश्रयदाता की प्रशंसा बिल्कुल नहीं, धार्मिक चेतना पूरी तरीके से थी, राष्ट्रीय चेतना कहीं देखने को ही नहीं मिलती है, राष्ट्रीय चेतना। ठीक है। अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदायों में बटा हुआ समाज चल रहा था, तो एक मत नहीं था। तो राष्ट्रीय चेतना का बिल्कुल पूरी तरीके से अभाव था या उपेक्षित रहा। अगला है प्रश्न, पुरतक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है। तो किस कवि से संबंधित है कि जल्हड़ के हाथ में दे करके किताब को जो है चले जाते हैं। कौन जाता है, चंद बरदाई। तो किससे संबंधित है, चंद बरदाई से। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूर्य की रचना है। रेवंत गिरिराज विजयसेन सूर्य की रचना है। स्थूलिभद्र राज जिनदत्त सूर्य की रचना नहीं है। चंदन वाला राज आशव के सुमेलित कौन सा नहीं है, स्थूलिभद्र राज। अगला प्रश्न, रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है। बताएं रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है। तो पट्टकेदार, जोइंदु, मधुकर कवि या श्रीधर। तो श्रीधर होंगे। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज आसो में पृथ्वीराज के पिता कौन है। देखिए क्या पूछ दिया है। बताएं राजेश्वर, समर सिंह, अनंगपाल, सोमेश्वर। तो कौन होंगे। यहाँ पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर मिलता है। प्राकृताभास हिंदी से आशय है, अर्थात प्राकृताभास हिंदी किसे कहा जा सकता है। अपभ्रंश को, प्राकृत को, हिंदी को या पाली को। प्राकृत का आभास, पाली प्राकृत फिर अपभ्रंश आती है। तो प्राकृत का जहाँ आभास होने लगता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया है, क्या, अपभ्रंश। ठीक है। कैसे, प्राकृताभास यानी प्राकृत का आभास कराती हुई रचना भाषा जो है वो कौन सी है, अपभ्रंश है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है को बहुत परंपरागत प्रश्न है। 9, 84, 11, 86 बताइए। 9 नाथ, सीधी सी बात है। कितने नाथ, 9 नाथ। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे। नरोपा, लुईपा, मोरच्छपा, सरहपा। बताएं। तो सिद्धों में सबसे पुराने हैं सरहपा। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था। आहा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है थोड़ा सा कि पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे, यानी किसी से प्रेम करते थे, अनुरक्त थे। पद्मिनी, संयोगिता, कमलिनी, चंद्रिका। बताइए किसके प्रति। तो संयोगिता, संयोगिता स्वयंवर का वर्णन भी मिलता है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको इम्पोर्टेंट बनाइए। कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग साधना, या हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग क्या है, हठ योग। तो इसी को हम लोग बनाएंगे इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बनाएंगे, इम्पोर्टेंट है, और यही इसका होगा उत्तर। ठीक है ना। चलिए, हठ का ये अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? रासो ग्रंथकार यानी जिन्होंने रासो ग्रंथ नहीं लिखे हैं या रासो परंपरा में नहीं आता है। विद्याधर, श्रीधर, भट्टकेदार या जगनिक, बताइए कौन? यहाँ पर होंगे विद्याधर। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी, अगला प्रश्न क्या है? मोरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कसमोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, विरहा अगिन मोहि डस डस जाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो किसकी हैं? अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी या कबीर की हैं? बताइए किसकी पंक्तियाँ हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं, देखिए, मोरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कसमोरी माल। देखिए, आपको कहीं न कहीं खड़ी बोली दिखाई पड़ रही है, और आदिकाल में खड़ी बोली तो एक ही व्यक्ति लिखता था। कौन थे वो? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोग इम्पोर्टेंट बनाइए, और क्रम वाले प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चाहे वो रचनाओं के हों या कवियों के। ठीक है, तो क्या है? सराहपा, पुष्पदंत, अद्दहमाण, लुइपा। नहीं, तो नहीं होना चाहिए। अगला है लुइपा, सरहपा, अद्दहमाण, पुष्पदंत। तो हम लोग सीधे सीधे समय देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो सरहपा का समय, यहाँ पर हम देखें, अगर सरहपा का समय आता है तो 7वीं या 8वीं के आसपास आता है। लुइपा 8वीं में आते हैं। पुष्पदंत आते हैं 10वीं में। पुष्पदंत 10वीं में आते हैं। अद्दहमाण आते हैं 12वीं में। ठीक, 12वीं शताब्दी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत आभार, प्रणाम।